स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे पहलगाम हमले की और उसके बाद की स्थिति। आप लगातार देख रहे होंगे टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, पेपर में, सेना को फ्री हैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में जो जरूरी या संबंधित विभाग, मंत्रालय होने चाहिए थे, सब मौजूद थे और तय ये किया गया है, सेना चीफ भी रहे और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी रहे। तो चलिए, क्या मायने सेना को फ्री हैंड देने के, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं पहले भी कह रहा था कि इमोशंस और या सेंटिमेंट्स के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन निर्णय में ये काम नहीं आता। आप ताकत बन सकते हैं, एकजुटता बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रणनीतिक तरीके से की जाती हैं। हो सकता है कई बार रणनीतिक वजह से ये साझा भी नहीं की जाती हैं। तो बैठकों के लगातार दौर, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसी दिन यानी कि बुधवार का दिन भी अगर पूरा देखें तो मोदी ने 5 बैठकें ली। कैबिनेट की बैठक को डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीजों को लेकर के भी की, लेकिन नजर सबकी एक ही जगह जाती है, पहलगाम को लेकर के कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में हलचल चल रही है और जब से ये हुआ है उसके बाद से आप लोग लगातार सुन रहे होंगे, एलओसी पे भी काउंटर फायरिंग जो है वो हमारे वहां जवान मुस्तैदी से जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें अभी भी बदस्तूर जारी। तो हमारे साथ सेना के पूर्व 3 अधिकारी जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि इसके क्या मायने हैं। हमारे साथ एसपीएस कटेवा साहब हैं, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी और विजय दिमहान साहब हैं, पूर्व ब्रिगेडियर। कटेवा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा क्योंकि ये आप देख रहे होंगे 2 दिन से कि सेना को दिया फ्री हैंड। तो क्या माना जाए कि युद्ध जैसी स्थिति से पहले की एक कड़ी माना जाए इसे, या एक हिस्सा है कुछ ऑपरेशन मोड पे सेना को लाने के लिए उसकी तैयारी, कैसे देखें इसे? देखिए योगेंद्र जी, सेना जहां तक ऑपरेशनल मोड का सवाल है, सेना तो हमेशा ऑपरेशनल मोड में ही रहती है। yes. उसको उनको कोई हिदायत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु जहां आज जब कल तीनों सर्विस चीफ्स को सीडीएस और रक्षा मंत्री जी के साथ एक जो मीटिंग की थी प्रधानमंत्री जी ने, उसमें उन्होंने जो बोल रहे हैं फ्री हैंड दिया है, उसका मतलब ये है कि उन्होंने जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के जो चीफ हैं उनको ये बताया है कि आप अपना लक्ष्य चुनिए, मोड क्या तरीके से आप इस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहते हैं, और किस समय। और जैसे एक आर्मी में एक नॉर्मल टर्म है, प्लेस एंड टाइम ऑफ इट्स ओन चूजिंग, मतलब जो समय, किस समय और किस जगह के ऊपर इसको अंजाम देना है, ये सेना के ऊपर छोड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो सेना 2-3 तरीके हैं योगेंद्र जी। एक तो होता है कन्वेंशनल वॉर, जिसमें हालांकि ये जरूर है कि काइनेटिक मोड होंगे हर एक के अंदर, परंतु एक तो है जैसे इजराइल करती है, वो टारगेट किलिंग करती है, एलिमिनेट करती है इंपॉर्टेंट लीडर्स को। जैसे कि अगर कोशिश की जाए कि सबसे पहले अगर हफीज सईद को अगर हम एलिमिनेट कर पाए यहाँ से, मिसाइल्स के तरीके से या ड्रोन से या प्रेसिजन एम्युनिशन से, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी। एक कमर तोड़ दी जाएगी इसकी उग्रवाद की। इसके साथ साथ दूसरा तरीका है कि जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है उनको बर्बाद किया जाए। जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, उनके एयर बेसेस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनके और नेशनल इंपॉर्टेंस के बड़े बड़े और टारगेट्स हैं, उनको बर्बाद किया जाए। क्योंकि इस लड़ाई में, कन्वेंशनल लड़ाई में, जमीन अगर हमने उनकी हासिल कर ली, उसका कोई महत्व आज के दिन, आज के इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा। तो इसलिए सर्विसेज को ये दिया गया है कि आप तैयारी करके कौन से टारगेट को आप बर्बाद करेंगे जिससे कि दुश्मन की कमर टूट जाए। एक तो ये है कि पूरी की पूरी स्ट्राइक को 3 से 4 जगह पे लगा करके आप वो हमला कर रहे हो, उसकी शायद अभी इस समय जरूरत नहीं है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत सारा उसमें पैसा लगता है। हमारी और
पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो तकरीबन 3,300 किलोमीटर की हमारी सीमा है, जिसमें 700 किलोमीटर LOC है। तो इस पूरे इलाके में किस किस जगह पे हम कर सकते हैं, किस तरह का हमला, ये कन्वेंशनल वॉर की अलग डेफिनेशन है। परंतु इस कॉन्टेक्स्ट में मैं, जहां तक मेरा ख्याल है कि वो उनके कैंप्स हैं, उनका हेडक्वार्टर है, या इनके जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो जिन्होंने वहां से ये पूरा का पूरा उग्रवाद का ये काम वहां से चला रहे हैं, इन सब को बर्बाद करना, जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको बर्बाद करना, LET के हेडक्वार्टर को बर्बाद करना, जेस के हेडक्वार्टर को बर्बाद करना, और इसके साथ साथ ऐसी चीजें, ऐसे वाले स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जो उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, उन्हें बर्बाद करना, ये एक तरीका है। और दूसरा एक कन्वेंशनल वॉर का तरीका है। ये सब चीजें के लिए प्रधानमंत्री ने CDS और तीनों सर्विस चीफ के ऊपर ये छोड़ दिया है कि आप अपनी प्लानिंग करके और किस टारगेट को किस तरीके से आप बर्बाद करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पूरी छूट दी जाती है। मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास में। मैं दिमान साहब आपके पास में जाना चाहूंगा। आप जम्मू में हैं और एक रणनीति का हिस्सा भी है। सेनाएं सतर्क और अलर्ट मोड पे कर दी गई हैं। अभी जैसे कटेवा साहब कह रहे हैं कि वो सेना का अपना एक प्रोसीजर होता है। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम हो सकता है कि यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अगर हम चर्चा करना चाहें एक लिमिट तक, तो सेना के लिए जब कहा जाता है कि अलर्ट मोड पे है, अलर्ट हमेशा रहती है, लेकिन फ्री हैंड दे दिया गया है, तो इसके क्या मायने हैं आपकी नजर से? देखिए, फ्री हैंड के जो मायने हैं, दो मायने हैं। इस वक्त का जो सिचुएशन है, इसमें हो सकता है पाकिस्तान हमारे पे कोई अटैक कर दे, बालाकोट टाइप, या कोई ग्राउंड इनकर्शन कर दे। तो इसलिए पहली बात तो सतर्कता, मतलब यह है कि हमारी पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर फुली अलर्ट हो जाए। चाहे वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे BSF की डिप्लॉयमेंट है, दे शुड बी इन फुली अलर्ट मोड, कि अगर उनकी तरफ से कोई भी कोई कार्रवाई होती है जिसको हम वॉच करें, सर्विलेंस करें, और with all the resources available to us, and similarly on the line of control also, कि उनको ऐसा कोई मौका ना दे कि वो हमारे पर हमला करें, या कि काउंटर स्ट्राइक करें, या हमारे को प्रीएम्प्ट करें। वो एक है। नंबर 2 जो चीज हो रही है वो ये है कि हमने उनके ऊपर हमला करना है। वो एक पॉसिबिलिटी है, और हमने 2 बार ऑलरेडी किया भी है। और हमने एक बार 2000 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो हमने फोर्सेस डिप्लॉयमेंट भी बॉर्डर पे की थी, इस एम से कि हम हमला करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, कि इनकी हिम्मत कैसे होगी, हमारी पार्लियामेंट तक आ गई। परंतु वो किसी इंटरनेशनल प्रेशर या जो भी उस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, तो वो नहीं हो सका। तो अब ये तीनों जो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ये बताते हैं कि पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना है। तो वो अपनी फोर्सेस को अलर्ट करेगा। जैसे इस वक्त उसकी मैसिव आर्मी की एक्सरसाइजेज चल रही हैं, मैसिव एयरफोर्स थ्रू आउट द अराउंड द क्लॉक चल रही हैं, और वो इसलिए कर रहा है कि वो दिखाना चाहता है अपनी जनता को कि देखिए हम भी कम नहीं है। एंड ऑफ कोर्स सेकंड रीजन ये है कि वो इंडिया की जो एयरफोर्स है, इंडिया की जो नेवी है, उनके ऊपर भी पूरी राउंड द क्लॉक सर्विलेंस रख रखा है कि आप क्या कर सकते हैं अंडर द सर्कमस्टेंसेस। हमारी जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, उसके लिए पाकिस्तान के ऊपर एक काइनेटिक स्ट्राइक करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। नंबर 2, काइनेटिक स्ट्राइक जो है उसके साथ में जान माल की बहुत ज्यादा हानि होगी दोनों तरफ। तीसरा, उसमें कोई न्यूक्लियर एंगल भी आ सकता है। अब देखना यह है कि हम इजराइल टाइप बात करें, कि हम उनकी असैसिनेशंस करें, उनके जो ISI के आका है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, या हाफिज सईद जैसे लोग हैं, उनकी असैसिनेशंस करें। वो रॉ के थ्रू करवाए, या ईरानियंस के थ्रू करवाए, या पश्तूनों से करवाएं, TTP से करवाएं, या फिर हम बलूचिस्तान से करवाएं। तो ये सारी की सारी जो ओवरऑल चीजें हैं, उसके लिए समय चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखिए, हमारा जो इस वक्त गुस्सा है वो इमोशनल गुस्सा है। जनता के अंदर इमोशनल बाढ़ आई हुई है, वो रहना चाहिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हमारे धरना प्रदर्शन, स्टेटमेंट्स, उनकी जो भर्त्सना करना, वो चलती रहनी चाहिए। परंतु जो एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री, MEA और मोदी जी गवर्नमेंट, इनको आप ठंडे दिमाग से काम करने दीजिए। तो पिछले जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल गिनाए, उससे आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। और इस बार हमें कुछ ऐसा करना है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जैसे IWT की बात करी है, वो भी मैं आपको लंबा एक्सप्लेन कर सकता हूं जब आप चाहेंगे।
प्लस असैसिनेशन है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। दुनिया भर में डिप्लोमेसी जो लोगों को बतानी है, पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट पे लाना है। वो अभी वर्ल्ड बैंक से जाके कर्जा मांग रहा है। हमने वर्ल्ड बैंक को कन्विंस करना है कि इनके पास पावर नहीं है कि आपको कर्जे को लौटाने की। चाइना से वो मांग नहीं सकता, मना कर दिया। सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया। सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्रीज, 51 इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो भारत के साथ है। तो इस तरह से उसको अलग थलग करना और ऐसी सिचुएशन पे लाना कि जो उसके थोड़े से प्लानर्स हैं उनके ऊपर ऐसी चोट लगे कि उनकी अपनी जनता उसके अगेंस्ट विद्रोह करे और उनको सोचने में मजबूर करे कि देखो यार, ये कश्मीर की जो हमने रेंट लगा रखी है पिछले 75 सालों से, और भारत में जो हमने ऑपरेशन टोपैक शुरू कर रखा है, लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, गजवाए हिंद, फिर उसके बाद जिहाद, ये सब चीजें बेकार बेमानी है। अगर हमारी एग्जिस्टेंस ही खतरे में नहीं रहेगी तो हम कैसे करेंगे? तो पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों को समझाना है। और भारत ये नहीं कहता कि हमने उसको तोड़ना ही है। भारत कहता है कि भैया तुम अपना आतंकवाद बंद कर दो, उसके बाद शांति से रहो। हम नहीं चाहते कि तुमको मार दिया जाए या तुम्हारे 4 टुकड़े कर दिए जाएं। तो आप सिर्फ इतना है कि अगर आप हमारे को कश्मीर पे नहीं लोगे और हमारे को आतंकवाद में नहीं फंसाओगे, हमारा खून नहीं बहाओगे, हम भी आपको शांति से रहने देंगे। सिर्फ इतनी सी बात है। अब इसके लिए जो मेजर लेना है, जो डिसीजन लेना है, वो हमारी स्टैब्लिशमेंट लेगी। और मैं अपने राजनीतिक भाइयों से या देश की जनता से यही आग्रह करूंगा कि आप अपना गुस्सा तेज रखिए और गवर्नमेंट को नी जर्क रिएक्शन के लिए मजबूर मत कीजिए। उनको अपना समय लेने दीजिए, अपना टाइम चूज करने दीजिए। बिल्कुल। भगवान सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगा। लोगों की इच्छाएं ये है कि तुरंत कुछ होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दिमान साहब ने भी बताया, अभी कटियार साहब भी बता रहे थे, तुरंत एक्शन में बहुत सारी चीजें देख लेते। पड़ोसी का झगड़ा नहीं है, ये 2 मुल्कों का झगड़ा है। और जहां से आतंकवाद पूरी दुनिया में चला रहे हैं, वहां एक आतंक की पाठशाला खोली गई है। क्या लगता है आपको कि सेना अलर्ट मोड पे तो हमेशा होती है, अभी सेना को रेडी मोड के लिए बोला है कि आप तैयार रहिए? जैसे सर कह रहे हैं कि टारगेट के लिए कहा जाता है, कई मोड होते हैं इसके। आप किस तरह से देखते हैं इस एक्शन प्लान को? अनम्यूट करिए सर, म्यूट है सर, आपके यहाँ से म्यूट है। योगेंद्र जी, आर्म्ड फोर्सेस को यही नहीं बोला कि आप तैयार रहिए, उनको बोला है आप अपना एक्शन प्लान करो और आपको पूरी छूट है, जो एक्शन लेना है आप एक्शन लो। सो ये अल्टीमेटली हमें लग रहा था कि हर एक चीज आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर छोड़ दी जाएगी। जब आर्म्ड फोर्सेस को बजट दिया जाता है तब नहीं पूछते कि आपको बताओ क्या क्या चाहिए। वो तो बात छोड़िए, लेकिन जैसे मान लो आर्म्ड फोर्सेस नहीं प्लान करना है तो क्या प्लान करेंगे? प्लान करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप दुश्मन का रिएक्टिव एक्शन क्या होगा वो देखो। पहले उनकी क्या काबिलियत है, उस काबिलियत के मुताबिक यदि तो उनका रिएक्शन आपका एक्शन से बहुत भारी पड़ेगा तो फिर तो आप वो एक्शन नहीं करना आपने। तो उनका रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए, और मेरी समझ में तो कोई भी यदि आप एस्केलेट नहीं करना चाहते, फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर करना चाहते, तो आपको छोटा मोटा स्ट्राइक वाला, जैसे पहले किया है हमने, रेड्स किया, उसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलो, बालाकोट करो, ऐसा। बट बालाकोट टाइप होना अब की बार थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि एयरफोर्स को आप यदि यूज करोगे तो उनका जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो अपने से कम नहीं है। उनका जो आप ये समझिए कि जो कैपेबिलिटी चाइना के पास है वो पाकिस्तान को दे दी जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसमें सर्वेलेंस। नाउ सर्वेलेंस कैसे की जाती है? सर्वेलेंस का तो हमारे पास तो कन्वेंशनल मेथड है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं, लेकिन मेन चीज़ है स्पेस वॉरफेयर। स्पेस वॉरफेयर से जो आपका स्पेस के में जो सैटेलाइट्स हैं उनका कॉन्स्टिलेशन ऐसा होना चाहिए जो लगातार आपका 24 आवर्स 24/7 आपके लिए हर एक जगह को, जो इंटरेस्ट की जगह है। म्यूट हो गया सर, वापस म्यूट हो गया। अनम्यूट करिए सिंह साहब, म्यूट हो गया आपके। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया वापस से। म्यूट हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो टारगेट चुनते हैं वो इस बेसिस पे चुनते हैं कि उनका रिएक्शन क्या हो। तो मेरी समझ में यही होगा कि जो
उग्रवादी संगठन है वहाँ, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनके कैंप हैं, ट्रेनिंग कैंप हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। क्योंकि उनको टारगेट करने से पाकिस्तान की जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है वो भी हमारी तरह धर्म संकट में फंस जाएगा। क्योंकि वो इससे जो हमने इस्तेमाल किया है उससे भारी चीज लेके आएगा, तो उसके बाद में इंडिया फिर रिएक्ट करेगा। सो वो एस्केलेट होने की संभावना है। लेकिन ये सोचें कि किसी मिलिट्री स्टेशन पे, किसी मिलिट्री कमांडर पे, आईएसआई हेडक्वार्टर पे उन पे स्ट्राइक की जाएगी, ये तो पॉसिबल लगता नहीं है। क्योंकि ये करने का मतलब है कि आप कह रहे हो किसी लीडर को मारो, मिलिट्री लीडर को मारो। मिलिट्री लीडर को मारते मिलिट्री इन्वॉल्व हो गई, इसका मतलब ये है कि ये तो वॉर शुरू हो जाएगा। तो उसको कौन रोकेगा फिर? किसकी काबिलियत है रोकने की? परंतु मुझे ये जो डिफिकल्टी लग रही है, देखिए ऐसी स्थिति में डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं? इजराइल ने क्या किया, चाइना ने, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने कहाँ ड्रोन से अफगानिस्तान के एक तालिबान लीडर को पिन पॉइंट करके मारा और घर पे मार के आए, और उसका 10 बाई 10 फीट के अलावा कोई टेल निशान भी नहीं छोड़ा। तो इस तरह का जो टारगेटिंग है वो कैपेबिलिटी हमारे पास है क्या? उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, सैटेलाइट सर्विलेंस, SBS जिसको बोलते हैं, सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम। हमारा क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे पास कोई कॉन्स्टिलेशन नहीं है। अभी जो दिया है टोटल हमारे पास 9 या 10 11 तक, 9 से 11 के बीच में हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जिनका कंटिन्यूस सर्वेलेंस नहीं है। आप इससे अगेंस्ट में डेवलप्ड कंट्रीज का देखिए, उदाहरण लीजिए। अमेरिका और चाइना के पास कितने सैटेलाइट होंगे? 240 से दोनों के पास ज़्यादा हैं। रशिया के पास 100 है। तो ये कॉन्स्टिलेशन, जब आपको 24 आवर्स की सुविधा है, मान लो ये सुविधा चाइना ने पाकिस्तान को दे दी, जैसे अमेरिका ने यूक्रेन में दे रखी है, सारी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस है वो अमेरिका की है, और अमेरिका की वजह से रशिया रुका हुआ है। तो वो यदि चाइना दे देता है रूस को, इसको पाकिस्तान को, और हमारे पास कोई साधन नहीं है, यदि इजराइल हमको दे रहा है या अमेरिका दे रहा है, तो नथिंग लाइक इट। लेकिन उसमें आपको पहले सेंस करो, देखना, सेंस करना और फिर रिस्पोंड करना। यानी कोई टारगेट को आपने लॉक कर दिया, जैसे हाफिज सईद का भी आज की खबर में था कि उसका ठिकाना पता लग गया है ना। एक बार यदि पता लग जाए तो मान लो जो आपके टारगेटिंग, डिटेक्टिंग और जो लॉकिंग सिस्टम है उसमें उसको लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया तो उसके बाद में वो कहीं भी घुस जाए, बंकर में घुस जाएगा, 20 फीट का बंकर है, उसी के हिसाब से आप बम तैयार कीजिए, उसको मारिए। तो ये जो इस किस्म की जो सुविधा है, यदि इंडिया ने एक्वायर कर रखी है तब तो है बात। अदरवाइज वो बालाकोट और वही सर्जिकल स्ट्राइक जो रेड्स होंगे, उससे मेरे को लगता है कि कोई खास नुकसान होने वाला लगता है। जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं कटेवा साहब का रुख करना चाहूंगा। कटेवा साहब, ये तो माना जा सकता है कि एकजुटता, जिम्मेदारी, लोगों का भरोसा, ये आदमी को कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर भी करता है। और मजबूरी नहीं मानता मैं, ये तो एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि पहलगांव की घटना हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली घटना है। तो आपको लगता है कि जो कुछ कवायद चल रही है, इंडिया भी साथ बैठने वाला तो नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक अपना और पाकिस्तान की मिलिट्री माइट का सवाल है, हम लोग उनसे तकरीबन 2.5 गुना से ज्यादा हमारी फौज है, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, पाकिस्तान से तकरीबन 7 से 8 गुना है। हमारी भारतीय सेना आज दुनिया की 5वां ऐसा देश है भारतवर्ष जो अपनी सेना पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। अमेरिका, रशिया, चाइना और जर्मनी, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो हमारी सेनाएं, ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं कर रहे हैं या ऐसी चीजें एक्वायर नहीं कर रहे हैं, सर्वेलेंस की, सैटेलाइट्स को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि चाइना के साथ हम अपने आप थोड़ा हम पीछे रह जाते हैं, उनके मुकाबले हमारे पास ये सब चीजें नहीं है। परंतु पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास जो जितनी चीजों की जरूरत है वो सब हमारे पास हैं। क्योंकि एक तो पाकिस्तान का जो इलाका है, भारतवर्ष के इलाके देखते हुए, जो
अभी तो ईस्ट पाकिस्तान तो है ही नहीं, तो वेस्टर्न पाकिस्तान का जो इलाका इतना दूर नहीं है कि हमारे पास मार गिराने के लिए हमारी मिसाइल्स नहीं है या हमारे पास इस तरह के हथियार नहीं है जो हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पे उनको हताहत कर सकते हैं, मार गिरा सकते हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि अमेरिका ने जो टारगेट किलिंग की है, जैसे पाकिस्तान में घुस करके उन्होंने ओसामा बिन लादेन को खत्म किया है, इसी तरह से उन्होंने कई साल पहले लीबिया में कर्नल गद्दाफी के घर के ऊपर अटैक किया था जिनमें उनकी लड़की की मौत हुई है, और इस तरह के बहुत सारे टारगेट्स हैं, उन्होंने पिन पॉइंट टारगेट्स किए हैं। आज टेक्नोलॉजी परमिट करती है प्रिसीजन बॉम्ब से, मिसाइल से, जैसे भगवान सिंह साहब ने बताया कि उसको लॉक कर लो और उसके बाद वो कहीं भी जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इतनी तो नहीं है जितनी कि हम काफी दूर तक बात कर सके, बस पाकिस्तान की सीमाओं को हम आराम से इस हथियारों से कवर कर सकते हैं। और जैसे कि ब्रिगेडियर धीमन साहब ने बताया, काइनेटिक एक्शन होगा, परंतु फुल फ्लेजेड वॉर जिसके ऊपर पूरे नेशनल रिसोर्सेज लग जाते हैं और बहुत सारा उस पे खर्चा होता है, उस तरह की संभावना अभी नजर नहीं आती है। परंतु इसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे तीनों सेनाओं के जो शीर्ष कमांडर्स हैं और रक्षा मंत्रालय है, CDS साहब हैं, वो सब मिलकर के इस तरह का कोई प्रोग्राम में प्लान कर रहे होंगे। पर ये एक बात जरूर है कि पाकिस्तान इन चीजों से हिल चुका है, और जैसा कि ब्रिगेडियर धीमन साहब ने बताया था, वो भी इस तरह के एक्शंस ले रहा है। 2 उनकी डिवीजन जो बलूचिस्तान में जो उनके ईस्टर्न बॉर्डर पे तैनात थी, उन्हें मूव करके वेस्टर्न बॉर्डर पे लाया जा रहा है। और इसी तरह से जितने लॉन्चिंग पैड POK में थे, उन जो टेररिस्ट के, उन्हें भी वहां से मूव कर दिया गया है क्योंकि वो ऑलरेडी मैप्ड है हमारे पास। और हफीज सईद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उसके ऊपर ड्रोन से सर्विलेंस की बढ़ा दी है, उसके परिवार की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। शायद हो भी सकता है कि उसके जगह जहां वो रह रहा है वो जगह भी वो बदल है। पर सबसे बड़ा टारगेट अगर हमारी हिंदुस्तान की फौज कर सकेगी, अगर हम हाफिज सईद को मार के गिरा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसी तरह से जो उनका सफीउल्लाह, जो उनका कमांडर है, जो टॉप लीडर में है, जिसने ये प्लान किया था पहलगाम वाला ऑपरेशन, उसे भी एलिमिनेट करें, और इसी तरह से दूसरे टेररिस्ट के ग्रुप्स के जो कमांडर्स हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर पाए, उनके कैंप्स को बर्बाद कर पाए, और तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। और इसमें टेररिज्म सबसे ज्यादा खत्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए, मैं समय कम है, मैं 30 सेकंड के लिए धीमान साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आप तो बिल्कुल बॉर्डर के उस एरिया में हैं, श्रीनगर से लगते हुए हैं, अभी क्या लग रहा है वहां पे लोगों का भरोसा? क्योंकि दोनों पैरेलल चीज चल रही है, सरकार का अपना एक्शन प्लान भी बन रहा है, लोगों का भी वहां दिनचर्या वापस से पटरी पे लौटे, भरोसा कायम हो, इसके लिए क्या चल रहा है अभी? ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भरोसा लोगों का है और टूरिज्म जो है वापस पिकअप कर रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु मैं आपको यहाँ आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। हमारे पास आज मीटियोर मिसाइल है, 250 किलोमीटर की रेंज है। पाकिस्तान के अगर किसी भी जहाज किसी भी एयरफील्ड से टेक ऑफ करता है, हमें अपनी लाइन कंट्रोल क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से मार गिराएंगे एक्यूरेटली। हमारे पास स्कैल्प मिसाइल है रफेल के ऊपर, अगेन 250 किलोमीटर, कोई भी टारगेट मारा जा सकता है। जहां तक टारगेटिंग किलिंग की बात करी, जो अमेरिका ने कैसे किया MQ-9 रीपर के साथ, वो रीपर आज हमारे पास भी है। वो जो एग्जॉस्टेड मिसाइल जो रोशनदान के अंदर जाती थी इतनी एक्यूरेसी से, वो आज हमारे पास हैं। तो हम सक्षम है उनको कहीं भी मारने के लिए। जहां तक ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि सैटेलाइट की हमारे पास कमी है, यस, हमारे पास सैटेलाइट कम है, परंतु हमारे पास एवैक्स जैसे विमान है, सर्विलेंस पूरी है। और उसके बाद सबसे ज्यादा बात यह है कि हमने बेका एग्रीमेंट किया हुआ है अमेरिका के साथ। जैसे चाइना बॉर्डर पे हमें अमेरिका 250 किलोमीटर की रियल टाइम 24/7 सर्विलेंस देता है, उसी तरह से हम पाकिस्तान की ले सकते हैं, आई एम श्योर ले रखी होगी ऑलरेडी। तो इसलिए डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि फुल फ्लेज वॉर ना हो, क्योंकि इसमें जान और माल की बहुत नुकसान होता है, और प्लस उसमें न्यूक्लियर एंगल भी आता है। पर और उसके अलावा हमारे पास IWT है, हमारे पास डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, हमारे पास इकोनॉमिक मेजर्स हैं, तो सब पाकिस्तान को क्रिपल कर देंगे। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है सर, मैं रोकना चाहूंगा।
आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी था दर्शकों का कि फ्री हैंड और एक्शन प्लान तमाम चीजों पे चर्चा आप लोगों ने बड़े डेप्थ के साथ में बताया। कुछ रणनीतिक विषय होते हैं जिनको डिस्क्लोज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी एक आपने बताने की कोशिश की है कि दर्शकों को हम समझा सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।